निष्ठा, यस सर। न्यूमेरिकल्स कराए थे लास्ट टाइम ना इसके, क्या नाम है, स्टेट्स ऑफ मैटर के। यस सर। अच्छा, फिर आप थ्योरी वाला टॉपिक रह गया, थोड़ा सा वो नोट करेंगे। सही ना, थ्योरी वाला टॉपिक रह गया इसका, स्टेट्स ऑफ मैटर का, ये नोट करना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स। देखो चैप्टर एडवांस, बस मेंस में नहीं है ये, बिट्स में, एडवांस में, हर जगह पूछा जाता है ये चैप्टर, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। जैसे काइनेटिक थ्योरी थी ना गैसेस की, ऐसे ही काइनेटिक थ्योरी लिक्विड्स की है। सही है, ऐसे ही काइनेटिक थ्योरी किसकी है, लिक्विड्स की। तो ये भी तुम्हें आनी चाहिए ढंग से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स। इसके अंदर क्या करना है तुम्हें, इसमें टॉपिक जो है पहला, पहले तो इसमें पॉइंट्स हैं, जैसे उसमें पॉइंट्स है गैसेस के अंदर, सेम ऐसे ही पॉइंट्स हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, जैसे उसमें था कि गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर मॉलिक्यूल्स, इसमें भी लार्ज, लिक्विड इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिक्विड इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहला ही आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट है, उसमें था कि मॉलिक्यूल्स जो थे वो दूर दूर होते हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, देर वेरी क्लोज टू ईच अदर। पहले लिक्विड में लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, याद करते रहना पॉइंट, थोड़ा शॉर्ट में लिखते रहना। लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से बना होगा लिक्विड, और मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। कांस्टेंट रैपिड मोशन होता है इसके अंदर, मतलब कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, जैसे गैसेस में थे ऐसे इसमें। कांस्टेंट रैपिड मोशन, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था नेग्लिजिबल, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लार्ज। ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्लियर, ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उसके अंदर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर थी, इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इसमें भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये क्लियर है कि नहीं। इनका भी डेफिनेट शेप नहीं होगा, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है इनका भी। सही ना, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप नहीं है, डेफिनेट वॉल्यूम है। उसमें डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं था, डेफिनेट शेप भी नहीं था। इसमें डोंट हैव एनी डेफिनेट शेप, बट दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम होगा इसमें। लिक्विड को, लिक्विड जो है दे आर वेरी लेस कंप्रेसिबल, दे आर वेरी लेस कंप्रेसिबल, ये बहुत कम कंप्रेस कर सकते हैं इसको। और इसमें डिफ्यूजन जो होगा लेस होगा गैसेस से, लेस कंप्रेसिबल, लेस कंप्रेसिबल देन गैसेस, लेस डिफ्यूजन देन गैसेस, लेस डिफ्यूजन देन गैसेस, और नो डेफिनेट शेप बट देर इज डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट शेप बट देर इज डेफिनेट वॉल्यूम। तो ये पता होना चाहिए इसके अंदर, सही ना, ये पॉइंट्स पता होना चाहिए लिक्विड्स के। फिर इसके अंदर कोई भी लिक्विड अगर है, ये 9th में पढ़ा होगा तुमने, कोई भी लिक्विड प्रेजेंट है अगर, तो इसके अंदर अपने आप ही कुछ टाइम के बाद लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड जो है किसी भी टेम्परेचर पे कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंटली इसका क्या होता है, वेपराइजेशन, ये वेपर्स में कन्वर्ट होता रहता है। तो कुछ टाइम के बाद अपने आप, तुम एक दिन के लिए पानी रख दोगे किसी वेसल में, तो एक वो गायब हो जाएगा लगभग। रीजन, क्योंकि उसका कंटिन्यूसली किसी भी टेम्परेचर पे क्या होता रहता है, इवेपोरेशन होता रहता है। तो इवेपोरेशन जो है स्टार्टिंग में जा रहा होता है, लिक्विड जैसे जैसे कम होता जाएगा, अगर ऊपर से वॉल क्लोज है तो कंडेंसेशन होगा। लिक्विड के मॉलिक्यूल जब वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, ऊपर वॉल से टकराएंगे, वॉल से टकराएंगे तो क्या होगा, लिक्विड में दोबारा कंडेंस कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको कंडेंसेशन कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन कहते हैं उसको। और एक इंस्टेंट ऐसा आता है जब जितना स्पीड वेपराइज होने का है, ऊपर जाने का है, उतना ही स्पीड वेपर्स कंडेंस होके नीचे आएंगे। तो उस स्टेज पे जो ये वेपर्स होंगे, एक्सर्ट करेंगे प्रेशर वॉल्स पे, उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर, उसे क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन भी यहां पे देख लेंगे। वेपर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबव द लिक्विड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स above the liquid in equilibrium with the liquid at a given temperature, ये है वेपर प्रेशर। ये क्या है, वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर ये है। और फिर वेपर प्रेशर या इवेपोरेशन किस पर डिपेंड करेगा, पहले नेचर ऑफ लिक्विड पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ वेपर प्रेशर या इवेपोरेशन कम। अट्रैक्शन, लिक्विड में, यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है तो वेपर में जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा,
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, वेपर प्रेशर या इवेपोरेशन कम, या इवेपोरेशन भी क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर हो या इवेपोरेशन हो, दोनों बढ़ेंगे, दोनों बढ़ेंगे। और जैसे इसको जो दिया जाता है क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन से, क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला ये पढ़ा रखा है मैंने तुम्हें, log P2 by P1 इज इक्वल टू डेल्टा H बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। मैंने तुम्हें बताया हुआ ऐसी 7 इक्वेशंस हैं, ऐसी टोटल 7 इक्वेशंस हैं। दो टेम्परेचर दे रखा है तो इस टाइप की इक्वेशन लगेगी। जैसे ये है क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन, क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन। ऐसी और भी इक्वेशन है जैसे वेंट हॉफ इक्वेशन, जैसे अरेनियस इक्वेशन, इस टाइप की टोटल मिलाकर 7 इक्वेशन आती हैं। यहाँ पे P2 है वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2, P1 है वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1, और डेल्टा एच एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो भी थर्मो में स्टार्ट करेंगे, एंथैल्पी चेंज। ये है एंथैल्पी चेंज। डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज। तो ये टर्म्स क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे। आर यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, यूनिट इंपॉर्टेंट है, या 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, कैलोरी के अंदर 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो यहाँ पे ये डिटेल पता होनी चाहिए तुम्हें। नेक्स्ट इसके अंदर है, जैसे ये दिया, ये कोई लिक्विड प्रेजेंट है यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, से 27 डिग्री सेल्सियस लिक्विड प्रेजेंट है यहाँ पे। इस लिक्विड को हमने ट्रांसफर कर दिया बहुत बड़े वेसल में, सेम लिक्विड इज ट्रांसफर टू सम अदर वेसल, बड़े वेसल में ट्रांसफर कर दिया। तो तुम्हें बताना है इसके अंदर किसके अंदर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। किसके अंदर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वाले कौन बोल रहा है आंसर। आयुष। टीचर 11th में से बोलना है, 11th में से। बोलना किसी को आंसर। किसके अंदर होगा वेपर प्रेशर ज्यादा, फर्स्ट वाले के अंदर। फर्स्ट वाले के अंदर। नहीं, आंसर नहीं आती है। आयुष बोल आंसर। बस सेम होगा दोनों। दोनों के अंदर सेम होगा क्योंकि टेम्परेचर सेम है 27 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड भी सेम है। दो फैक्टर थे जिन पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता था, नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर। जब टेम्परेचर भी सेम है, लिक्विड भी सेम है, तो वेपर प्रेशर क्या रहेगा, सेम। क्या क्लियर है। लेकिन सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया ना। हाँ, वो सब कम हो जाएगा, उस पर इवेपोरेशन डिपेंड करेगा। अगर मैं ये बोलता ना क्वेश्चन कि इवेपोरेशन किस में ज्यादा है, तो तुम बोलोगे लार्जर वेसल में, क्योंकि इवेपोरेशन जो है इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, लेकिन वेपर प्रेशर जो है, जो कि पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, पर यूनिट एरिया पे डिपेंड करता है, वो यहाँ पे दोनों सेम होगा, इसलिए वेपर प्रेशर विल रिमेन द सेम। ये क्लियर है कि नहीं। यस। सरफेस एरिया वेसल पे डिपेंड करेगा इवेपोरेशन, सरफेस एरिया वेसल ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। जैसे इसका क्वेश्चन 9 10 में पढ़ते हैं, टी और कॉफी इज सिप्ड ऑफ फ्रॉम द सॉसर व्हेन इट इज क्वाइट हॉट। सुन रखा है ना क्वेश्चन, टी और कॉफी इज सिप्ड ऑफ फ्रॉम द सॉसर व्हेन इट इज क्वाइट हॉट। क्या रीजन है उसका, क्योंकि सॉसर में क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा, और वो इवेपोरेशन फास्ट हो गया तो ज्यादा एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स दे विल लीव द सरफेस। ज्यादा एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ये अपने सरफेस एरिया को छोड़ देंगे, तो इसलिए जो चाय है या कॉफी है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी थोड़ी। क्या क्लियर हुआ है क्वेश्चन, हो गया क्लियर। यस यस सर। तो ये आना चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट अब है इसके अंदर, जैसे ये पार्ट,
रेट वर्सेस टाइम का कर्व। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली क्या होगा, इवेपोरेशन मैक्सिमम, कंडेंसेशन तो होगा नहीं, जीरो होगा, इवेपोरेशन मैक्सिमम, इवेपोरेशन मैक्सिमम। और टाइम जैसे ही टाइम और बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, इनिशियली क्या है इवेपोरेशन मैक्सिमम, टाइम बढ़ेगा तो इवेपोरेशन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और कंडेंसेशन बढ़ता जाएगा, ये कंडेंसेशन बढ़ रहा है। एक इंस्टेंट ऐसा है जब दोनों बराबर, ये इक्विलिब्रियम स्टेज, ये इक्विलिब्रियम स्टेज है। यहाँ इवेपोरेशन कम हो रहा है, यहाँ पे कंडेंसेशन बढ़ रहा है। ये कर्व पूछा हुआ एक बार, इसलिए बता दिया मैंने। यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसे क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा मेंस के अंदर, ये दे दिया कर्व, ऐसे ये दे दिया कर्व वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए बी सी तीनों लिक्विड को अरेंज करना है, तीनों लिक्विड को अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ देयर फोर्सेस। ए बी और सी तीनों लिक्विड को फोर्सेस में अरेंज करना है, क्या होगा ऑर्डर। हाँ बोलना किसी को आंसर। BBA. सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा, सबसे ज्यादा फोर्सेस किसमें होंगे। I think the वॉइस क्लियर नहीं है, सबसे ज्यादा फोर्सेस किसमें होंगे, C. सबसे ज्यादा सी C में होंगे, है। फिर बी में, फिर ए में। ये ऑर्डर ऑफ फोर्सेस होगा लिक्विड के अंदर। देखो ए के वेपर्स तो यहीं पे बनना स्टार्ट होगा, इसी टेम्परेचर पे, इसी टेम्परेचर पे ए के फोर्सेस, यानी फोर्सेस वीक रहे होंगे, तभी तो वेपर्स बनने लग गए इसके। और बी के वेपर्स कब बने, इस टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर तुम्हें ज्यादा बढ़ाना पड़ा, यानी फोर्सेस के स्ट्रॉन्ग थे, तभी इसके वेपर्स नहीं बन रहे थे। और सी के वेपर्स तो बहुत लेट बन रहे हैं, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए सी की फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग है। क्या क्लियर है ये, Yes, sir. ये क्लियर हो गया। देखो इवेपोरेशन जो है ना, वो क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है, उस एरिया की ह्यूमिडिटी पे डिपेंड कर रहा है, उस एरिया में विंड जो है, वो हवा जो है कितनी तेज चल रही है, कितनी धीरे चल रही है, उस पर भी डिपेंड करता है। इवेपोरेशन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन जो वेपर प्रेशर है वो सिर्फ नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट अब इसमें नोट करेंगे, वेपर प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए हैं। ये क्वेश्चन लिख लेंगे, चलो क्वेश्चन लिखना है, वैल्यू ऑफ वेंडरवाल्स कांस्टेंट ए एंड बी फॉर, value of A and B for two gases, X and Y are 4.6 and 0.04, 4.6 and 0.04, ये X के लिए दोनों वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज X के लिए हैं, एंड 5.1 एंड 0.06, 0.06 ये Y के लिए हैं, दोनों वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज Y के लिए हैं। Which gas is liquefied more readily on application of pressure? Which liquefies more readily ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नोट कर लेना, विच लिक्विफाइज मोर रेडली ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ऑन अप्लाइंग प्रेशर।
निकाला किसी ने आंसर? सर एक्स करेगा पहले लिक्विफाई। देखो मैंने बोला विच लिक्विफाइज, सर वाई करेगा सर वाई। हाँ, विच लिक्विफाइज मोर रेडली ऑन अप्लाइंग प्रेशर। तो इसमें फॉर्मूला आएगा पीसी, क्रिटिकल प्रेशर, ए बाय 27 बी स्क्वायर होता है। एक्स के लिए अप्लाई करो, वैल्यू क्या आ रही है? ए की वैल्यू कितनी है? 4.6, और बी की वैल्यू कितनी है? 0.04, 27 बी स्क्वायर 0.04 का स्क्वायर, ये कितना आएगा ये चेक करो। पीसी ये एक्स के लिए निकाला, ऐसे ही पीसी निकालना वाई के लिए। ए बाय 27 बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 5.1 बाय 27 बी का स्क्वायर यानी 0.06 का स्क्वायर, ये निकाल लिया। तो इससे सॉल्व करोगे दोनों को, तो यहां वैल्यू कितनी आ रही है अप्रोक्सीमेटली, चेक करना एक बार। ये कितनी आ रही है ऊपर वैल्यू अप्रोक्सीमेटली? 100 के आसपास आ रही है वैल्यू शायद, ये 100 के आसपास आ रही है वैल्यू। और ऐसे नीचे देख चेक करो, ये आएगी 50 के आसपास। ये क्लियर है? एक वैल्यू आ रही है 100 के आसपास, एक वैल्यू आ रही है 50 के आसपास। समझ आया कि नहीं है? तो इसमें कम प्रेशर अप्लाई करने पर, कम प्रेशर अप्लाई करने पर गैस क्या हो रही है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो दिस विल लिक्विफाई मोर रेडली, वाई विल लिक्विफाई मोर रेडली देन एक्स, वाई विल लिक्विफाई मोर रेडली देन एक्स। क्या क्लियर है ये? नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। चलो नेक्स्ट नोट करना आगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत, फिर बाकी मैंने 12th वाले बच्चों को तो बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं इस टाइप के। जैसे अमोनिया बॉटल्स को ओपन करने से पहले रेफ्रिजरेट करते हैं, ठंडा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम कॉक ओपन करोगे उसका, तो गैस तेजी से बाहर निकलेगी, इसलिए वेपर प्रेशर को कम करने के लिए हम उसको ठंडा कर लेते हैं। ऐसे ही बोलते हैं प्याज वगैरह काटने से पहले हम इनको वॉश कर लेते हैं या उसको भी ठंडा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर प्याज वगैरह हम डायरेक्ट काटेंगे तो टेम्परेचर ज्यादा, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो टीयरिंग इफेक्ट ज्यादा आएगा। इसलिए इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर, टेम्परेचर इज लोवर्ड। तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, ये ध्यान रखना चीज का। फिर प्रेशर कुकर कैसे रिड्यूस करता है कुकिंग टाइम। और चावल वगैरह हम पकाते हैं अगर जैसे हिली एरिया पे, तो कच्चा क्यों रह जाता है? कच्चा क्यों रहता है? क्योंकि वहां पे हिली एरिया पे एटमॉस्फेयर प्रेशर लो, एटमॉस्फेयर प्रेशर लो, तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कम हो गया तो वाटर जल्दी वेपराइज कर जाएगा, जो राइस वगैरह है उसको जो कुकिंग टेम्परेचर चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, इसलिए चावल वगैरह क्या कच्चा रह जाएगा। और प्रेशर कुकर कैसे रिड्यूस करता है कुकिंग टाइम को? प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा, जैसे 2.5 एटमॉस्फेयर के आसपास प्रेशर, अगर 2.5 एटमॉस्फेयर 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो पानी जल्दी वेपराइज नहीं करेगा और राइस वगैरह को पूरा कुकिंग टेम्परेचर मिल पाएगा। तो ये सब पता होना चाहिए, सही ना? प्रेशर कुकर का क्वेश्चन आता है तो सिंपल लिखना है प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर हाई है। हिली एरिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो एक ही लाइन है सिर्फ कि एटमॉस्फेयर प्रेशर वहां पे लो है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये सारी बातें पता होनी चाहिए। उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कोई भी लिक्विड कब बॉइल करता है? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? कोई भी लिक्विड कब बॉइल करेगा? जब उसका वेपर प्रेशर, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, देन दैट लिक्विड विल स्टार्ट बॉइलिंग। ये याद रखना लाइन। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर और पॉइंट एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन दैट लिक्विड विल स्टार्ट बॉइलिंग, देन दैट लिक्विड विल स्टार्ट बॉइलिंग। तो इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उससे क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा। तो ये थ्योरी वाली चीज है, 9th क्लास में पढ़ी होंगी सारी ये, सही ना? कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं क्वेश्चन, सही ना? जो बताए क्वेश्चन अभी, तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर के अंदर। नेक्स्ट अब टॉपिक है, और ये जैसे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, जब वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होगा तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का जब 1 बार के इक्वल होगा, 1 बार होता है ना स्टैंडर्ड एसटीपी, तो होगा स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। फिर इवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है? इवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस होता है? इवापोरेशन क्या है? सरफेस फेनोमेनन है, सिर्फ सरफेस ऑफ द लिक्विड इज इन्वॉल्व, वेयर इन केस ऑफ बॉइलिंग, वेयर इन केस ऑफ बॉइलिंग होल ऑफ द लिक्विड, बल्क ऑफ द लिक्विड इज इन्वॉल्व, उसके अंदर पूरा बल्क इन्वॉल्व होता है लिक्विड, इंटीरियर ऑफ द लिक्विड इज आल्सो इन्वॉल्व बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर।
और इसके अलावा इवेपोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे होगा, किसी भी टेम्परेचर पे वाटर विल वेपराइज, वाटर और एनी अदर लिक्विड, एनी अदर सॉल्वेंट विल वेपराइज। बट बॉइलिंग जो है वो क्या होगा, वो हर एक टेम्परेचर पे नहीं होता। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 डिग्री सेल्सियस है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है तो वो 80 चलेगा। तो इस टाइप से बॉइलिंग पॉइंट जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, बट इवेपोरेशन जो है वो क्या होगा, वो किसी भी टेम्परेचर पे होगा। ये डिफरेंस है। और इवेपोरेशन बहुत स्लो प्रोसेस है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। ये सारी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, ये सारी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। ये सब तुम लोगों ने 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा। नेक्स्ट लोग करना आ गया इसमें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, इसके क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं। सरफेस टेंशन नाम से पता लग रहा है, डेफिनेशन तो नाम से निकल जाएगी इसकी। सरफेस टेंशन क्या है, पहले तो स्केल, ये स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना इस चीज का, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। टर्म्स पता होनी चाहिए यहाँ पे, सही ना, स्केलर क्वांटिटी है। और ये नेचर ऑफ लिक्विड डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ लिक्विड डिपेंड करेगा, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इंप्योरिटी से डिपेंड करेगा। अगर इंप्योरिटीज इनसॉल्युबल है, ध्यान देना, अगर इंप्योरिटीज इनसॉल्युबल है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाएगा। अगर इंप्योरिटीज इनसॉल्युबल है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा। और अगर इंप्योरिटीज सॉल्युबल है तो इट मे इंक्रीज और डिक्रीज। अगर इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा, और अगर सॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं तो इट मे इंक्रीज और डिक्रीज। ये एक बार बिट्स में पूछा हुआ है, इससे बता दिया ये, सही ना। अगर सॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं तो इट मे इंक्रीज और डिक्रीज, और अगर इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं देन इट विल डिक्रीज, तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसका मतलब समझ लेंगे पहले एक बार सरफेस टेंशन का। पहले इसका फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन का, फोर्स अपॉन में लेंथ। लेंथ को रखा अगर 1 सेंटीमीटर, लेंथ इफ एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो सरफेस टेंशन आ जाता है फोर्स के इक्वल। तो डेफिनेशन होगी इसकी सरफेस टेंशन की, फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल्स, फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल्स along 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑन द सरफेस, along 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑन द सरफेस। यूनिट न्यूटन पर मीटर या डाइंस पर सेंटीमीटर। सरफेस टेंशन की यूनिट न्यूटन पर मीटर या डाइंस पर सेंटीमीटर, ये इसकी यूनिट है, न्यूटन पर मीटर या डाइंस पर सेंटीमीटर, है ना, ये इसकी यूनिट है सरफेस टेंशन की। और एक होता है टर्म सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी होती है, जैसे यहां तक पहले वर्क डन किया हमने, अब इसको हमें इंक्रीज करना है, वर्क डन, इस एरिया को इंक्रीज करना है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर से, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर से। तो सरफेस एनर्जी क्या है, सरफेस एनर्जी वर्क डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, वर्क डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, वर्क डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। बात समझ नहीं है। तो वर्क डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, फॉर्मूला आएगा वर्क डन पर यूनिट एरिया, वर्क डन पर यूनिट एरिया। तो ये आएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस यानी लेंथ अपॉन में एल का स्क्वायर। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला आ गया वही सेम, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट्स रहेंगी सेम, क्या, न्यूटन पर मीटर और डाइंस पर सेंटीमीटर। सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी की यूनिट, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन की यूनिट सेम रहती है। क्लियर है कि नहीं, है सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी की यूनिट सेम रहेगी। डायमेंशन तो कोई पूछेगा, डायमेंशन तुम निकाल लोगे, फोर्स की डायमेंशन होती है ml t-2, और लेंथ की डायमेंशन एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, mt-2 इसकी डायमेंशन है, mt-2 इसकी डायमेंशन है, सही है। अब नेक्स्ट इसका कंसेप्ट क्या है, सरफेस टेंशन का। इसके नाम से ही तुम्हें आधी चीजें क्लियर हो रही होंगी। देखो इसके नाम से क्लियर हो होगा, जैसे ये कोई लिक्विड है, जो लिक्विड बिल्कुल अंदर की तरफ होगा, सेंटर में होगा या बीच में होगा, उस पे नेट फोर्स होगा हर तरफ से एक जैसा। इधर ये अट्रैक्ट कर रहा है लिक्विड, तो इधर ये लिक्विड मॉलिक्यूल अटैक करेगा। इधर ऊपर ये अट्रैक्ट कर रहा है तो इधर नीचे ये अट्रैक्ट करेगा। इधर ये अट्रैक्ट कर रहा है तो इधर ये करेगा। इधर ये कर रहा है तो ये करेगा। नेट फोर्स ऑन दिस मॉलिक्यूल क्या होगा, नेट फोर्स ऑन दिस मॉलिक्यूल क्या होगा, जीरो। जीरो। नेट फोर्स इस पे जीरो होगा। तो जो मॉलिक्यूल अंदर में है, जो मॉलिक्यूल अंदर होगा लिक्विड के, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा, कोई सरफेस टेंशन नहीं, कोई सरफेस पे टेंशन नहीं। लेकिन अब जो यहाँ मॉलिक्यूल है, जो बिल्कुल सरफेस पे है मॉलिक्यूल, उस पे ये मॉलिक्यूल यहाँ से अट्रैक्ट कर रहा है तो ये यहाँ से जीरो हो गया। लेकिन जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो अट्रैक्ट करेंगे ना, वो तो अट्रैक्ट करेंगे। तो इस मॉलिक्यूल की नेट टेंडेंसी क्या होगी, अंदर जाने की कि बाहर निकलने की,
अंदर जाने की। अंदर जाने की होगी, अंदर जाने की होगी, इसलिए बोलते हैं जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा सरफेस टेंशन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में ज्यादा है तो सरफेस टेंशन ज्यादा, सरफेस पे टेंशन ज्यादा होगी, उतना मॉलिक्यूल वो अंदर की तरफ विड्रॉ होगा, अंदर की तरफ जितना विड्रॉ हो रहा है तो सरफेस टेंशन ज्यादा। इसलिए बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाएगा, एंड विल बिकम जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर, एंड विल बिकम जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए दोनों, एंड विल बिकम जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या क्लियर हो गया टर्म्स की रहेंगे? ये यस। समझ आ गया सरफेस टेंशन? ये पता होना चाहिए। इसकी एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन सुन लेंगे जल्दी से। पहला, रेन ड्रॉप्स, फॉलिंग रेन ड्रॉप्स हैव स्फेरिकल शेप। रेन ड्रॉप्स की स्फेरिकल शेप क्यों? जो नीचे बूंदे वो बारिश की बूंदे जब गिरती हैं तो स्फेरिकल शेप होती है। क्यों होती है स्फेरिकल शेप? रीजन क्या है? क्योंकि फॉर ए गिवन वॉल्यूम स्फीयर हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। ये ड्रॉप जो गिरेगी अंदर के मॉलिक्यूल्स खींचेंगे ना उसको, तो फॉर ए गिवन वॉल्यूम स्फीयर का मिनिमम सरफेस एरिया होता है, इसीलिए फॉलिंग ड्रॉप्स हैव स्फेरिकल शेप। क्या क्लियर है ये? दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन दैट फॉलिंग ड्रॉप दे हैव स्फेरिकल शेप। रीजन क्या है इसका? जो मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ होंगे, बाहर तो फोर्स लगेगा नहीं, बाहर तो कोई मॉलिक्यूल है नहीं, तो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेंगे, इसलिए वॉल्यूम को मिनिमम करेंगे, और मिनिमम वॉल्यूम होता है सरफेस स्फीयर का, इसलिए फॉर ए गिवन वॉल्यूम स्फीयर हैज द मिनिमम सरफेस एरिया, इसलिए दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन दैट फॉलिंग ड्रॉप्स हैव स्फेरिकल शेप। दूसरा पॉइंट है फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास या राउंडिंग एजेस ऑफ ग्लास ऑन मेल्टिंग। फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास, जो ग्लासेस होते हैं उनकी बहुत शार्प एजेस होती हैं, उनकी बहुत शार्प एजेस होती हैं, तो हम उनको गर्म करते हैं, उन एजेस को गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद जैसे ये एज बहुत शार्प है तो इसको गर्म करेंगे, तो ये एज क्या होगा, ये ग्लास क्या होगा, मेल्ट करेगा, मेल्ट करने के बाद अपने आप ही ठंडा होने के बाद वो स्फेरिकल शेप ले लेगा। ऐसे ठंडा होने के बाद कैसी शेप ले लेगा? स्फेरिकल शेप। क्या क्लियर है? ये क्लियर है कि नहीं? यस। फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास यही है। ये क्या बोलेंगे इसको? ग्लासेस दे हैव वेरी शार्प एजेस, सो दे आर हीटेड अप, सो दे आर हीटेड अप ड्यू टू विच दे मेल्ट, एंड ऑन कूलिंग दे एक्वायर राउंड शेप्स। तब वो राउंड शेप या स्फेरिकल शेप ले लेंगे। अगेन दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन, सही ना? अगेन दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। नेक्स्ट जो है इसके अंदर, अब नेक्स्ट इसके अंदर नोट करना है थर्ड एप्लीकेशन, इसकी थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। तो ये इसकी एप्लीकेशन, इसकी इंपॉर्टेंस तो डेली लाइफ में बहुत ज्यादा है। जैसे जूस वगैरह हम लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं, उसमें जैसे ही स्ट्रॉ डालते हैं, जैसे ही स्ट्रॉ डालते हैं तो लिक्विड जो है वो राइज कर जाता है ऊपर स्ट्रॉ के अंदर, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन वो राइज कर जाता है, सही ना? तो यही एप्लीकेशन इसकी अप्लाई। और ऐसी जो ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है, ब्लड हमारी बॉडी के अंदर वेसल्स में फ्लो कर रहा है, वो भी कैपिलरी से है। रूट्स जो प्लांट के रूट जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, उसमें भी क्या है? कैपिलरी एक्शन है ना? इन सब में कैपिलरी एक्शन लगता है। तो जैसे ही अब ये देखेंगे, ये कोई भी लिक्विड है, यहाँ पे कोई भी लिक्विड है, इसके अंदर हमने कैपिलरी ट्यूब डाली, कैपिलरी ट्यूब डालेंगे तो वाटर अंदर राइज कर जाएगा। ये वाटर अंदर, वाटर अगर है तो वाटर राइज कर जाएगा और ऊपर जाके कन्वेक्स शेप ले लेगा, ऊपर जाके कन्वेक्स शेप ले लेगा। अब ये कन्वेक्स शेप इसने क्यों लिया वो पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कैपिलरी ट्यूब है, वाटर प्रेजेंट है ग्लास वेसल के अंदर, तो जैसे ही हमने इस पे ये क्या डाला, ये ट्यूब डाली है, तो इसने कन्वेक्स शेप ले ली। किस वजह से? ये फोर्सेज होते हैं दो, एक होता है अडहेसिव फोर्स, एक होता है कोहेसिव फोर्स। अडहेसिव फोर्सेस कौन से होते हैं? फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम टाइप, अडहेसिव फोर्सेज। यानी ग्लास के जो फोर्सेज हैं